हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी.डी. पारासर, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, हम चरणबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। हमने व्यवहारवाद का अध्ययन किया। व्यवहारवाद से पहले हमने परंपरावाद एवं आधुनिकतावाद, इन दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन किया, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को एक लंबे समय तक दिशा दी। इसी क्रम में हमारे अध्ययन का विषय आज उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण रहेगा कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। तो देखो साथियों, परंपरावाद के बाद राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण आया और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ ही व्यवहारवादी क्रांति आई। व्यवहारवादी क्रांति के उदय होने के हमने तमाम कारण पढ़े। हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध का भी उस समय प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सामाजिक विज्ञानों की जिस तरह से आवश्यकता हुई, सामाजिक वैज्ञानिकों को किस दिशा में जाना चाहिए, जो आवश्यकताएं हुई, उस दिशा में अन्य समाज विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान भी गया और अन्य समाज विज्ञानों का जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण राजनीति विज्ञान भी व्यवहारवादी क्रांति से अछूता नहीं रहा। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप हमने ये देखा साथियों कि राजनीति विज्ञान में तथ्यपरक अध्ययनों की भरमार हुई। एक तरह से हम कह सकते हैं वैज्ञानिकता का बोलबाल हुआ। और जो राजवैज्ञानिक थे, उनका दृष्टिकोण एक प्राकृतिक विज्ञानी की तरह होने लग गया। अचानक से व्यवहारवाद अप्रासंगिक हो गया। व्यवहारवाद में सुधार की संभावना दिखाई देने लगी और जो विश्लेषक थे, विश्लेषकों ने ये अंदाज़ा लगाया कि व्यवहारवाद का जो उद्देश्य था तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, उसमें व्यवहारवाद लगभग असफल हुआ। सिद्धांत निर्माण के मुद्दे पर हम देखें तो व्यवहारवाद तत्कालीन समस्याओं के समाधान सुझाने वाले सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण ये रहा कि व्यवहारवाद ने अपने अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाने की जिद पकड़ ली और जो प्राकृतिक विज्ञान हैं उनकी तरह राजनीति विज्ञान को मान लिया। उन्होंने मान लिया कि मानवीय व्यवहार का सामान्यीकरण किया जा सकता है, जबकि हम ये देखते हैं कि मानवीय व्यवहार परिस्थिति विशेष के कारण बदल जाता है। चूँकि मनुष्य भावनाओं का पुतला है, तो उसमें ये परिवर्तन संभव है। देखो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद क्यों पैदा हुआ, वो क्या हालात थे अथवा क्या दशाएं थीं जिन दशाओं में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। चूँकि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में था उस समय, तो व्यवहारवाद की निश्चित रूप से कमियां रहीं, जिन कमियों के कारण हम उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आगे बढ़े। स्वयं डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के प्रतिपादकों में आगे थे और वही उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। तो देखो साथियों, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता एवं दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। देखो साथियों, ये एसोसिएशन अमेरिका की है जो पॉलिटिकल साइंस के लिए काम करती है। उसके भाषण में, ये सितंबर 1969 की बात है, तब डेविड ईस्टन स्वयं आगे आए और उन्होंने ये कहा कि व्यवहारवादी जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से हम वहाँ नहीं पहुँचे जो हमारा एक तरह से टारगेट था, जो हमारा गंतव्य था, वहाँ हम नहीं पहुँचे। तो निश्चित रूप से हमें अपना मार्ग बदलना होगा और हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से तत्कालीन जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं, उनके उपाय सुझाने होंगे। हमारे शोधों को सार्थक बनाना होगा, प्रासंगिकता के लेवल पर उनको एक तरह से खरे उतरने की स्थिति में लाना होगा। देखो साथियों, इसका पहला कारण है व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया। तो देखो साथियों, हमने ये देखा
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा की गई, किंतु इन सब के बावजूद स्वयं अनेक व्यवहारवादियों ने भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण माना। डेविड स्टन स्वयं व्यवहारवादी भी थे, उत्तर व्यवहारवादी भी थे। देखो विद्यार्थियों कि व्यवहारवादी जो शोध थे, व्यवहारवादी शोधों में वैज्ञानिकता का ज़्यादा बोलबाला हमें दिखाई दिया, और व्यवहारवादी शोध एक तरह से कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे। तो व्यवहारवाद के विरुद्ध एक तरह से प्रतिक्रिया के स्वरूप में उत्तर व्यवहारवाद हमें देखने को मिला, जिसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यपरक अध्ययन को भी महत्व दिया गया। दूसरा बिंदु है इसका अध्ययन पद्धतियों से असहमति। देखो साथियों, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति परिवर्तनशील होते हैं, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की भांति संभव नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बॉटनी, जूलॉजी, जो भी प्राकृतिक विज्ञान हैं, उन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक विज्ञानों को हम नहीं मान सकते, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो विषय हैं उनमें मानवीय व्यवहार से संबद्ध हैं वो, और मानवीय व्यवहार एक ऐसा चर है जो नितांत परिवर्तनशील है, तो उनको एक तरह से पूर्ण विज्ञान नहीं मान सकते प्राकृतिक विज्ञानों की तरह। जबकि व्यवहारवाद में देखा गया कि उनको प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मान लिया गया, और उन प्राकृतिक विज्ञानों में जो अध्ययन पद्धतियाँ थीं, जो टूल्स थे, जो रिसर्च के मेथड थे, उनको एज इट इज़ राजनीति विज्ञान में लाने की कोशिश की, जिससे निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान के जो शोध थे वो वैज्ञानिकता के धरातल पर तो बेहतर हो सके, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, जो प्रासंगिकता थी, जो सार्थकता थी, उस संदर्भ में वो उतने प्रासंगिक नहीं रह पाए। अगला बिंदु है व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। देखो विद्यार्थियों, व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया और तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः इनमें भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान का सही अर्थों में राजनैतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। देखो विद्यार्थियों, राजनीति शास्त्र जैसे विषय में जिसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, और मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार चलायमान है, विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तित होता है, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानवीय व्यवहार जैसा अध्ययन विषय है, तो इसको हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह बनाने का हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए, और प्रयास किया जाना कहीं ना कहीं व्यवहारवाद में सुधार का कारण बना और हमें उत्तर व्यवहारवाद अपनाना पड़ा। अगला बिंदु है विश्व मानवता के प्रति दायित्वों की उपेक्षा। देखो साथियों, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्था और अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए, जैसा कि आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरे का भेद, तानाशाही की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध जो अमेरिका और वियतनाम के मध्य चल रहा था, जनसंख्या विस्फोट आदि ऐसी अनेक समस्या तत्कालीन दुनिया में चल रही थीं और दुनिया को घेरे हुए थीं, किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की आकांक्षा में व्यवहारवादियों का यह कहना था कि उस शोध और अनुसंधान की उपयोगिता ही क्या हो सकती है जिसने समाज और राजव्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान नहीं दिया। तो देखो विद्यार्थी, उस समय जो हालात चल रहे थे
उन हालातों में जो सामाजिक समस्याएं थीं, उन सामाजिक समस्याओं के उत्तर राजनीति विज्ञान या राज्य वैज्ञानिकों के पास नहीं थे। इस चीज़ ने एक असंतोष पैदा किया, एक क्षोभ पैदा किया उनके मन में। फिर निश्चित रूप से जो व्यवहारवादी थे उनमें डेविड ईस्टन आगे आए और उत्तर व्यवहारवाद के रूप में उन्होंने मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को राजनीति विज्ञान के अंदर स्वीकार किया। और उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत इस बात पर प्रमुख बल दिया गया कि हमें राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की इस तथ्य को नहीं भूलना होगा कि मानवीय मूल्यों, विशेषतः राजनीतिक व्यवहार का हमें अध्ययन करने के लिए मानवीय मूल्यों का अध्ययन करना होगा। और मानवीय मूल्यों के अध्ययन से ही हम अपने शोध को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं, प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं। डेविड ईस्टन ने कहा कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्रायः पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया गया है, अतः हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है। और जब वह सुधार किया गया तब वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में हमारे समक्ष आता है। देखो साथियों, हमने परंपरावाद के अंतर्गत ये देखा कि मूल्यों पर बल बहुत ज़्यादा दिया गया। व्यवहारवाद में देखा कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया गया। और उत्तर व्यवहारवाद में हम ये कह सकते हैं कि हमने परंपरावाद की एक तरह से मूल्य सापेक्ष अध्ययन को महत्व दिया। साथ ही पर जो उत्तर व्यवहारवाद है वो एक तरह से उसका आलोचना उसकी करता है, व्यवहारवाद की कमियों को दूर करता है, लेकिन व्यवहारवाद से एक अगली स्टेप है, एक अगला चरण है। इसमें व्यवहारवाद की मुख्य बातों को शामिल करते हुए परंपरावाद से मूल्य सापेक्ष अध्ययन को शामिल किया गया। धन्यवाद साथियों।